नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल 3 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्य की मतगणना आज होनी है। आपको बता दें कि 3 राज्यों का जिक्र जो चारुल ने किया, तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज है और उनमें मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड वो राज्य शामिल है जहां पर आज मतगणना होगी। आज नतीजे आएंगे, आज पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी रही जो सत्ता पर काबिज रहेगी इन 3 राज्यों में। तो मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती, आपको बता दें कि मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव हुआ था और उसके बाद आज दिन है नतीजों का। चारुल, बिल्कुल, देखिए 3 राज्य मेघालय, नागालैंड और इसके साथ ही त्रिपुरा। ऐसे में सबसे अहम चीज है, मुद्दे अलग हैं और सियासी समीकरण बदले हुए हैं। लेकिन किसे इस बार बहुमत मिलेगी? क्या राष्ट्रीय पार्टियों को तवज्जो दी है जनता ने या फिर क्षेत्रीय पार्टियों को? सबसे अहम चीज है नतीजे। देखिए, सुबह 8 बजे से मतगणना है। धीरे धीरे एग्जिट पोल्स जो हैं वो नतीजे आप देख चुके हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें तो जनता ने आखिर किसे सत्ता की चाबी सौंपी है, तस्वीरें कुछ देर बाद साफ होने लग जाएगी, क्योंकि 8 बजे से मतगणना है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव हुआ है, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल तीनों राज्यों के 180 सीटों पर ये चुनाव हुए थे और अब उसके बाद आज दिन है नतीजों का। तो देखना होगा, क्योंकि हर पार्टी ने पूरी कोशिश की है, खासतौर पर बीजेपी ने लगातार, बीजेपी की कोशिश ये है कि जहां पर भी 2023 में, देखिए अभी फिलहाल तस्वीरें जो है वो आनी शुरू हो गई हैं मतगणना केंद्र की। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा के बीच यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं और जो अधिकारी लोग हैं उनके आने का सिलसिला फिलहाल शुरू हुआ है। ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं। 7 बजे से ड्यूटी इन लोगों की यहाँ पर है। उसके बाद 8 बजे जब बज जाएंगे तो ठीक 8 बजे वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मेघालय में 60 सीटें, नागालैंड में 60 सीटें। अब देखना होगा कि मेघालय में बीजेपी बाजी मारती है, आईएनसी, यूडीपी या फिर कोई और अन्य जो टीमें हैं वो कितनी आगे निकल पाएंगी। नागालैंड की बात करें, यहाँ पर भी 60 सीटें हैं, लेकिन 59 सीटों पर चुनाव हुआ है। इसमें एनडीपीपी, आईएनसी और इसके अलावा आपको बता दें कि एनपीएफ और बाकी देखना होगा छोटी मोटी क्षेत्रीय दल की जो पार्टियां हैं। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड 3 वो राज्य जहां पर आज चुनाव के नतीजों का दिन है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है त्रिपुरा की। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर टिपरा मोथा ने एक अहम भूमिका निभाई है, जो कि कई मायनों में अहम होती है। टिपरा मोथा कहने को तो नई पार्टी है, लेकिन जिस तरह कार्य किया और खासकर आदिवासी बहुल्य इलाकों में जिस तरह से इसका वर्चस्व रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिला है, टिपरा मोथा की भूमिका जो है वो अहम रहने वाली है। निदा, और अगर हम नागालैंड की बात कर ले तो ये इकलौता एक ऐसा राज्य था जहां पर अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें नतीजे आएंगे, लेकिन अब से पहले यानी पिछले साल जो 5 साल सरकार रही है वहां पर कोई विपक्ष नहीं था। इसके अलावा मेघालय की हम बात कर ले, यहां पर समीकरण बदले हुए हैं और यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर किसे समर्थन मिलता है, क्योंकि यहां पर बीजेपी जिस सहयोगी पार्टी के साथ, एनपीपी के साथ जो थी, इस बार दोनों अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यानी मेघालय में भी शुरुआत में अगर हम देखें और जो एग्जिट पोल के नतीजे हमने देखे हैं, जो तस्वीरें आई हैं, जो अनुमान है, उसके हिसाब से मेघालय में किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार तीनों राज्य जो हैं उनके सियासी समीकरण बदले हुए, मुद्दे बदले हुए हैं। और खासकर अगर हम नागालैंड की बात कर ले, त्रिपुरा की बात कर ले, वहां पर जिस तरह से अलग अलग राज्य की मांग की गई है, ऐसे में बीजेपी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, क्या नागालैंड और त्रिपुरा में अलग अलग राज्य बनने के बारे में जिक्र करेगी? क्या राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी अलगाववाद के मुद्दे पर विचार करेगी? तो कुल मिलाकर निदा, अब आप समझ सकती हैं कि इस बार तस्वीरें जो हैं वो काफी अलग हैं। मुद्दे क्योंकि पूरी तरह से बदल चुके थे और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं मतगणना केंद्रों से। बिल्कुल, तो नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों राज्य वो जहां पर बीजेपी हर हाल में जीत हासिल करना चाहेगी। वो बात अलग है कि गठबंधन के साथ या बिना गठबंधन के साथ, क्योंकि पूर्ण बहुमत से बीजेपी यहां पर नहीं थी। नागालैंड, मेघालय की हम बात करें यहां पर। और अब ऐसे में क्योंकि 2023 में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2023 के चुनाव के जो नतीजे हैं वही 2024 की पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार करेंगे। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार अपने वजूद को कायम करना चाहती है। वहीं कांग्रेस लगातार हर राज्य में जाकर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इसके अलावा और भी
विकास के मुद्दे को लगातार अपने अहम मुद्दे जो था वो बनाया हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि जब हम इस तरफ पहुंचते हैं, नागालैंड पहुंचे, मेघालय पहुंचे, त्रिपुरा पहुंचे, तो यहाँ पर इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। सब लोग सिर्फ बात जो करते हैं, जो क्षेत्रीय उनके मुद्दे हैं उनको सुलझाने की, उनको से निपटने की, कि आखिर कौन सी पार्टी ऐसी है जो यहाँ की जो राज्य की जनता है वो चाहती है उसके साथ जाएंगे। अब देखना होगा, क्योंकि सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई थी। उसके बाद में आज नतीजा है वही ईवीएम खुलने का। जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी, वोटों की गिनती शुरू होगी, तो नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में किसने बाजी मारी आपको हम दिखाएंगे। देखिए सुबह सुबह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तमाम लोग जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जिनकी ड्यूटी अधिकारियों की यहाँ पर लगी है वो यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि 8 बजे यहाँ पर मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। 8 बजे से रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे और शुरुआती रुझानों से ही पता चलेगा कि आखिर कौन सी वो पार्टी जिसने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में बाजी मारी है। बिल्कुल, देखिए निदा, पर एक बात तो साफ है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को उस हिसाब से बहुमत नहीं मिलेगी जिस हिसाब से सोचा जा रहा है। फिलहाल क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा जरूर रहने वाला है और इसीलिए ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। मेघालय की बात कर ले तो यहाँ पर बिल्कुल, देखिए निदा, जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं, मेघालय के लिए इस बार कई मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनका जिक्र किया है, लेकिन वो अगर अलग राज्य में जाती है बीजेपी तो उनके लिए फजीहत खड़ी कर सकते हैं। जिस तरह आप और हम चर्चा भी कर रहे थे कि बीफ बैन को लेकर जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी की दूसरे राज्यों में किरकिरी जरूर कर सकता है, क्योंकि मेघालय वो राज्य जहां पर ईसाई समुदाय जो है वो आबादी सबसे ज्यादा है और ऐसे में उसी के लिहाज से यहाँ पर घोषणा पत्र तैयार किया गया था। अगर हम नागालैंड की बात कर ले तो यहाँ पर जिस तरह से फ्रंटियर नागालैंड बनाने की बात कही जा रही है उसको लेकर भी एक मुद्दा है कि क्या वो 6 जिले जिसको लेकर यहाँ की जनता लगातार जिक्र कर रही है, आंदोलन कर रही है, और एक अलग फ्रंटियर नागालैंड बनाने का जिक्र जो किया जा रहा है, क्या अगर यहाँ पर सरकार बनती है जिस भी पार्टी की, क्या वो इन मांगों को पूरा करेंगे या नहीं। और उसके बाद अगर हम त्रिपुरा की बात कर ले तो यहाँ पर टिप्रा लैंड की बात की जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे तौर पर वोटिंग पर प्रभाव डाले हैं, लेकिन इन्हें जनता ने कितना इनकैश किया है, कितना इसका असर हुआ और कितना फायदा राजनीतिक दलों को मिलने वाला है, ये वक्त बताएगा। तस्वीरें सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आपको बताने वाला है और दिखाने वाला है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चारों इन 3 राज्यों में जो, अगर हम घोषणा पत्र की बात करें, जो पार्टी ने अपना अपना घोषणा पत्र दिया था, तो कहा यह जा रहा है कि जो वहां के जो निवासी लोग हैं, जो वहां के क्षेत्रीय नेता लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जब वो जनता के बीच जा रहे थे वो उस घोषणा पत्र से हटकर ही अलग बात कर रहे थे। जैसे आपको याद होगा कि किस तरीके से नागालैंड, मेघालय चुनाव जिस दिन वोटिंग थी, आपने जिक्र भी किया था इस बात का कि गौ मास को लेकर के बहुत बड़ी बात कही गई। और जब हमने बीजेपी के लीडर से पूछा डिबेट में कि जहां पर आपको सरकार बनानी है या फिर जहां पर चुनाव है वहां पर आप कहेंगे कि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, जवाब आपको हमें क्या मिला कि इस बात का जिक्र हमने घोषणा पत्र में नहीं किया है। तो वो अपने ही लोगों को समझा नहीं पा रहे थे कि जब जनता के बीच जाएंगे तो आप जाकर के आपको उनसे क्या बातचीत करनी है, आपको कैसे वहां की जनता को विश्वास में लेना है कि आप हम पर भरोसा कीजिए, क्योंकि घोषणा पत्र में जो बातें कही गई, जो वादे किए गए वो कुछ और कह रहे थे। लेकिन जब जो जमीनी स्तर पर जो जमीन से जुड़े रहता थे उनके, जब वो फील्ड में जा रहे थे, या उनके प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, जब वो फील्ड में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो वो जनता से कुछ और कहते हुए नजर आ रहे थे। अब सवाल यह है कि यहाँ की जनता ने क्या घोषणा पत्र पर विश्वास किया होगा, या फिर यहाँ की जनता ने जो क्षेत्रीय नेता जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे थे, बाकी और तमाम लीडर्स जा रहे थे, उनकी बातों पर विश्वास किया होगा, या फिर जो दिल्ली से पूरी कैबिनेट वहां पर पहुंची हुई थी, दिल्ली से तमाम बड़े बड़े मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, अमित शाह की बात कर ले, जेपी नड्डा की बात कर ले, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर ले, वो लोग जो जाकर के वहां पर, तब भी हमने ये देखा कि उन रैलियों में जो वहां के लोकल मुद्दे थे उन पर कोई बातचीत नहीं कर रहा था। सिर्फ सब कोई धारा 370 का जिक्र कर रहा था, कोई देश में हो रहे जो धर्म की बात है उसको लेकर के राजनीति करता हुआ नजर आया। देखिए फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं।
भी आपको लगातार दिखाई जा मतगणना केंद्रों की तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। देखिए, हर पार्टी को यह है कि आखिर उन्होंने जो वादे किए हैं जनता से, आखिर जनता ने उन पर कितना यकीन किया है। और जिस तरह देखिए सहयोगी निदा भी जिक्र कर रही थी, निदा सबसे अहम चीज ये भी है कि अगर हम मेघालय में देखें तो यहाँ पर जो पूरा राज्य है ये ईसाई बाहुल्य राज्य है। और यहाँ पर जिस तरह हम क्योंकि लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो पार्टी वादे कर रही है गौमांस को लेकर, जिस तरह से कहा गया था बीफ बैन पर, जिस तरह स्पष्ट किया था बीजेपी ने कि नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हिंदू आबादी जो है सिर्फ 11% है। और अगर हम बाहुल्य इलाके की बात कर लें तो ईसाई बाहुल्य इलाका है, इसलिए शायद वादे और दावे जो हैं वो बदल रहे हैं। इसके साथ ही देखिए सबसे अहम चीज है कि मेघालय का क्योंकि जिक्र हो रहा है तो निदा सबसे अहम चीज और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपनी सहयोगी पार्टी एनपीपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और ये कहा था कि देखिए हमने कई सारी आरटीआई डाली जिसमें हमें ये पता चला कि सहयोगी पार्टी हमारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये अपनी सहयोगी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी वो आखिरी वक्त तक उसके साथ गठबंधन में रही है। तो आखिर कैसे आप जनता को यकीन दिलाएंगे कि आप इनके खिलाफ हैं और आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें जो हैं स्पष्ट होने लग जाएंगी। 8 बजे से देखिए मतगणना शुरू होनी है। बिल्कुल, तो 8 बजे का बस इंतजार। 8 बजे से रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे और कौन सी सीट पर किसने बाजी मारी, लगातार हर अपडेट सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि आज चुनाव के नतीजों को लेकर लगातार महा कवरेज न्यूज इंडिया पर आप देख पाएंगे। तो बने रहिए आप न्यूज इंडिया के साथ। लगातार महा कवरेज जारी है। 8 बजे से जब नतीजे आएंगे आपको पल पल की अपडेट लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और अहम खबरें हैं उनका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो मोदी आज 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे चारों। बिल्कुल, रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण दरअसल आज से शुरू होगा। इटली की प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और साल के रायसीना डायलॉग के कई विषय हैं जैसे उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। आपको बताया कि 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। पिछले 8 सालों में रायसीना डायलॉग का प्रभाव जो है वो बढ़ा है। रायसीना डायलॉग दरअसल क्या है? इसका नाम रायसीना हिल्स के नाम पर पड़ा है, जहां देश के प्रशासनिक ताकतों के कई अहम विभाग मौजूद हैं। बिल्कुल, दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को एक करना है इस मंच का अहम काम और वैश्विक हालात और चुनौतियों के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की गई थी। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। बड़ी खबर, राज्य की कानून व्यवस्था पर दरअसल लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुलाकात करने वाले हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से। आपको बताएं कि दरअसल कानून व्यवस्था से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस मुलाकात के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने दरअसल थाने में जिस तरीके से घुसकर हंगामा किया था, और अब सबसे बड़ी बात यह कि जब भगवंत मान गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो उस मुलाकात के कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली थी। जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक जो थे वो थाने में घुस गए थे और जो वहां पर पथराव हुआ, कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी थी उसको लेकर पंजाब में कई तरह के देखिए आरोप प्रत्यारोप तो रहे, लेकिन उसने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए। ऐसे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जो मुलाकात होने वाली है इसके। बिल्कुल, ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब पंजाब के कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल जो है वो भगवंत मान सरकार पर उठ रहे हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने सबने देखा कि कैसे जो खालिस्तानी समर्थक थे वो आते हैं, जेल में हंगामा करते हैं, नंगी तलवारें हथियार लहराते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर अहम बातचीत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा बवाल हमने सबने देखा, हालांकि इस मुलाकात के कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। तो देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर और इसके साथ ही कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह से जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुलाकात करेंगे, और देखिए जैसे ही खालिस्तानी समर्थक जब पुलिस थाने में घुसे थे उसके बाद स्थिति बिगड़ी थी, और तब से ये माना जा रहा था कि पंजाब की कानून व्यवस्था को सुधारना बेहद जरूरी है, और इस लिहाज से ये मुलाकात जो पंजाब के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की होनी है, ये बेहद अहम है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और अहम खबरों का आपको बता दें कि दिल्ली में आज से G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो होने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर, आज दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, पहला सत्र बहुपक्षवाद, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर फोकस करेगा। दूसरे सत्र की बात कर ले तो आतंकवाद के प्रतिरोध, नशीली दवाओं, वैश्विक कौशल मैपिंग और वैश्विक प्रतिभा पूल का फोकस करेगा। तो देखिए, 2 सत्र होने हैं। फिलहाल आज से G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक है। विदेश मंत्री 2 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। और अब बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। आपको बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तो आज बड़ा दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। कोर्ट निवेशकों की सुरक्षा के लिए फैसला जो है वो सुनाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, और 17 फरवरी को कोर्ट ने अपना आदेश जो है वो सुरक्षित रखा था। हम सरकार की ओर से नियुक्त समिति नहीं चाहते हैं, कोर्ट की ओर से ये कहा गया। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीलबंद नाम स्वीकार नहीं किए थे, और ऐसे में आज ये जो सुनवाई हुई थी उस पर आज जो फैसला आएगा उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट, देखिए हिंडनबर्ग मामला आपको याद होगा, जिस तरह अमेरिकी फर्म उसने तमाम आरोप लगाए थे और एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी अडानी पर, जिसमें यह कहा गया था कि टैक्स की हेराफेरी की गई है, शेल कंपनियां बनाकर नुकसान पहुंचाया गया है। ये तमाम आरोप, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और इसको लेकर विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए थे, सरकार पर सवाल खड़े किए थे। एलआईसी ने आखिर किस तरह से उसमें इन्वेस्ट किया था, इसको लेकर भी सवाल उठे थे। और चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज भरतपुर दौरा है। भरतपुर में जुनैद और नासिर के परिवार से मुलाकात करेंगे अशोक गहलोत। बिल्कुल, सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना होंगे। दोपहर 12:15 पर पहुंचेंगे पहाड़ी के घाटनिका। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सुबह 11:30 बजे निकलेंगे जयपुर से और उसके बाद पहुंचेंगे गंतव्य पर। जुनैद और नासिर का अपहरण कर भिवानी में जिस तरह से हत्या की गई थी, सीएम के साथ शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान भी मौजूद रहने वाली है। और भिवानी हत्याकांड को लेकर आपने ये भी देखा था कि किस तरह से बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है मोनू मानेसर, उस पर आरोप लगा था और उसके बाद मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया था। फिलहाल सबसे अहम चीज, मुख्यमंत्री आज भरतपुर दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे वो जयपुर से रवाना होंगे और उसके बाद पहुंचेंगे वहां पर जहां पर 2 लोगों की हत्या की गई थी। बिल्कुल, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आपको बता दें कि आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनावों के नतीजे आने हैं। पल पल की खबर सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि न्यूज इंडिया पर चुनाव के नतीजों को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है।